नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की सेकंड क्लास में। इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने संविधान क्या है, संविधान में कितनी अनुसूची होती है, कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने भाग होते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई और संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में किसे बनाया गया, इन सब पर डिटेल में चर्चा की। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग और इसमें हम भाग 1 और भाग 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 क्या है? राज्य एवं राज्य संघ, जिसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 की बात हम सबसे पहले करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। अब कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य किस राज्य के किनारे है, उसकी सीमा रेखा क्या है, इसको डिटेल में पढ़ना है। अनुसूची 1 में जाइए, वहां डिटेल में पढ़ें। बस भाग 1 में इतना लिखा हो, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अर्थात 8 यूनियन टेरिटरी। इसके बाद अनुच्छेद 2 में हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ कि जो भारत का पार्लियामेंट है अर्थात संसद, संसद को हम बोलेंगे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति का एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसद। यानी भारत की जो संसद है किसी भी विदेशी राज्य को अगर अपने यहाँ शामिल करती है, अपने देश में शामिल करती है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से भारत का राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार 16 मई 1975 को एक राज्य था सिक्किम, जिसे भारत में शामिल करके भारत का कौन सा राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य। तो भारत की संसद में ये पावर है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है। किसी भी तरीके से राष्ट्रपति का हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता। अनुच्छेद 3 क्या है? थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 है कि भारत की जो संसद है अगर किसी भी विदेशी राज्य को शामिल करती है तो या भारत के ही किसी राज्य को वो तोड़ भी सकती है। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यूपी का एक राज्य था, यूपी का एक छोटा सा शहर था उत्तराखंड, जिसे क्या किया गया भैया, अलग कर दिया गया यूपी से। इसका मतलब पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि किसी भी राज्य को वो शामिल कर सकती है या तोड़ सकती है, किसी भी तरीके से संसद या राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा जब 2 या 3 अनुच्छेद काम करेगा। थोड़ा सा इसको हम चारों अनुच्छेद को आपको एक बार फिर समझा रहे हैं। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी चर्चा डिटेल में कहाँ की गई, अनुसूची 1 में कौन सा राज्य कहाँ है, किसके किनारे बसा हुआ, इसको आपको पढ़ना है। तो आप जाइए अनुसूची 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया कि संसद के पास इतनी पावर है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने यहाँ शामिल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया और संसद के पास इतनी भी पावर है कि किसी भी राज्य को तोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि यूपी का एक भाग उत्तराखंड, जिसको यूपी से क्या कर दिया गया, अलग किया। अब थोड़ा सा इनको हम एक बेस बना के पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए भारत की संसद किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य में शामिल, अपने देश में शामिल करने के लिए उसे बातचीत करके उसे अपना बनाने के लिए बिल्कुल तत्पर है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से परमिशन लेगी संसद और राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पुनर्विचार के लिए भेज दिया और कुछ समय ले लिया और तब तक में उस राज्य का जो मनस्थिति है वो बदल गई, बोला भारत में शामिल नहीं। तो किसी तरीके से मुश्किल से उसको शामिल करने के लिए राजी किया गया है और संसद से परमिशन लेंगे या राष्ट्रपति परमिशन लेंगे तो राष्ट्रपति कहीं पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो फिर वो जिसको हमने शामिल करने के लिए इतना बड़ा प्लान किया वो डूब हो जाए। तो राष्ट्रपति से किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेना है, नहीं तो राष्ट्रपति हो सकता है कि 368 के तहत पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो अनुच्छेद 2 देखते हो ना, जब 2 लागू हो रहा है तो राष्ट्रपति उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यहाँ तक ये भी है कि अगर तीसरा अनुच्छेद यानी अगर राज्य को किसी राज्य को अलग किया जाए तब भी राष्ट्रपति से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा अर्थात अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है।
तो हम आशा करते हैं कि ये सारे अनुच्छेद आप डिटेल में समझ गए होंगे। फिर से अनुच्छेद 1, भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2, भारत की संसद किसी विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, अगर संसद किसी भी राज्य को तोड़ती है, तो जैसे यूपी में देखिए उत्तराखंड को अलग किया, तो इस तरीके में भी राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अनुच्छेद 4 की जब 2 या 3 अप्लाई हो, यानी ये और ये अप्लाई हो, तो किसी भी तरीके का राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं तो पुनर्विचार के लिए वो अगर 368 के तहत पुनर्विचार के लिए भेज दिया, तो मामला ये दोनों अटक भी सकते हैं। और अगर हस्तक्षेप करेगा, जिसे महाभियोग के अंतर्गत इसे क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा इससे पद से। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि भाग 1 आपको जो राज्य और राज्य संघ है ये समझ। अब चलते हैं अनुच्छेद किस पर, भाग 2। भाग 2 क्या है? भाग 2 है सिटीजनशिप से, अर्थात नागरिकता से। नागरिकता से संबंधित जो आपका भाग है वो 2 है। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक वर्णित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं नागरिकता के। तो इसके लिए एक चीज हमें याद रखना है कि नागरिकता के जनक जो है वो कौन है? आरएसपी। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। और ये जो नागरिकता है भारत की, एकहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकहरी। एकहरी नागरिकता का मतलब क्या है? कि हमें राज्य का आधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, केवल भारत का ही हमारा आधार कार्ड बनता है। परंतु जो अमेरिका की नागरिकता है, अमेरिका की नागरिकता ये दोहरी नागरिकता है। अमेरिका की जो नागरिकता है वो कैसी है? दोहरी नागरिकता है। अर्थात राज्य के लिए आपको अलग आईडी बनवाना पड़ेगा, केंद्र पूरे देश के लिए अलग आईडी बनवाना पड़ेगा। तो भारत की नागरिकता कैसी? एकहरी। और अमेरिका की नागरिकता कैसी है? दोहरी। एकहरी नागरिकता उसे बोलते हैं जिस एक आईडी पूरे देश में हमारी क्या हो सके, अप्लाई हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आप समझ गए हो कि भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नागरिकता के जनक कौन है? आरएसपी। और भारत की नागरिकता कैसी? एकहरी। अब इसके बारे में एक एक बात आपको समझाते हैं। अनुच्छेद 5 की चर्चा करते हैं। क्यों 5 की चर्चा करते हैं? क्योंकि 4 तक की चर्चा भाग 1 में हम लोग करें। अनुच्छेद 5 ये बोलता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो आप बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950। अच्छा एक मिनट देख लेंगे, यहाँ दिख रहा है नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। ये बोला जा रहा है अनुच्छेद 5 में कि 26 जनवरी 1950 तक जो भी व्यक्ति भारत में रुके रहे, भारत पर विश्वास करते रहे, भारत पर उनका विश्वास टिका रहा, उनसे किसी भी तरीके का न तो कोई सर्टिफिकेट न किसी भी तरीके का सवाल उनसे किया जाएगा, उन्हें सीधे सीधे भारत क्या दे दी जाएगी ना। 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन तक भी आपने अगर भारत में अपना विश्वास बनाए रखा तो किसी भी तरीके का सवाल नहीं किया जाएगा, तो भारत की सीधे सीधे क्या दे दी जाएगी? नागरिकता। मैं समझ सकता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। और नागरिकता की एक दो बातें जो अभी हम नहीं शेयर किया, ये भी बताते हैं कि नागरिकता एक प्रकार की क्या है? सुविधा है। क्या है? सुविधा। कहोगे कैसी सुविधा है? अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे आप वहां चुनाव लड़ सकते हैं, आप वहां सभा कर सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वोट डालने का अधिकार है। वहां अगर किसी पर्यटक स्थल पर आप जाते हैं तो आपको विदेश की तुलना में कम आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे संगम में देखिए विदेशी आते हैं तो उनका 800-800 का टिकट है, लेकिन आप कहीं जाइए फ्री में जाइए। आपको ताजमहल देखना है तो आप क्या करेंगे? ताजमहल देखने जाएंगे तो विदेशी देखेगा तो उसको 1000 रुपए 2000 देना पड़ेगा, आप 100-200 में ताजमहल देख लेंगे, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ तरीके के बेनिफिट मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं, या किस तरीके की फैसिलिटीज भी आपको दी जाती है किसी भी देश के अगर नागरिक। अब जैसे यहाँ मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया कोई आदमी है तो जुलूस नहीं निकाल सकता, किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, आपको हक ही नहीं है, आपके पास मौलिक अधिकार नहीं है, आपके पास नागरिकता नहीं है। अगर आपके पास नागरिकता नहीं तो आप किसी भी तरीके की बात यहाँ पे चुनावी या वोट डालने का अधिकार आपको नहीं है। तो समझ होंगे नागरिकता एक प्रकार की क्या है? सुविधा है। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 बोलता है 26 जनवरी 1950 तक अगर आप भारत में हो तो आपको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि भैया 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 तक जो भी पाकिस्तानी भारत वापस आ जाएगा उसे हम नागरिकता क्या करेंगे? दे देंगे।
अगर इसके बाद आए तो आप पर लगेगा भैया परमिट रूल। परमिट रूल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखो, पाकिस्तान जो भ्रांति को ध्यान से समझिए, भारत के जैसे राष्ट्रीय पिता कौन है, महात्मा गांधी, वैसे पाकिस्तान के राष्ट्रीय पिता कौन है, मोहम्मद जिन्ना। तो जिन्ना के आक्रोश से जो जब बंटवारा हो रहा था, तो सीमा पे कुछ लोग बोले अरे भारत का हिस्सा है, भागो यहाँ से, किनारे भाग गए, वो गलती से उधर चले गए। तो जो व्यक्ति भ्रमित होकर भारत से पाकिस्तान भाग गया है, या जो भी पाकिस्तानी पर्टिकुलर पाकिस्तान के हो, तभी तो आप पहले भारत के थे। अगर आप भारत आना चाहते हैं तो 19 जुलाई 1948 तक आ जाइए। अगर आ गए हैं तो आपको सीधे सीधे क्या दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। अदरवाइज अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको लागू हो जाएगा आपके ऊपर परमिट रूल। परमिट रूल क्या है? परमिट रूल ये होता है कि जैसे आपको नागरिकता सीधे सीधे नहीं दी जाएगी, आपको उस देश में या भारत देश में कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। आपकी सभी गतिविधियों को भारत का जो नागरिकता कानून बनाएगा गृह मंत्रालय, वो समझेगा। अगर उसको लगेगा कि आपको नागरिकता देना है तब वो नागरिकता देगा, अदरवाइज वो नागरिकता आपको नहीं देगा। तो हम समझते हैं कि अनुच्छेद आप 6 भी समझ गए। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भैया 1 मार्च 1947, देख रहे हो, भारत आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जिन्ना के भय से, भाई आजाद होने से पहले तो बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई हुई, आपस में भ्रांतियां फैली। तो हो सकता है कई लोगों को ये लगा हो कि यार नहीं, पाकिस्तान में रहना हमारे लिए ज्यादा सिक्योर है, पाकिस्तान में हम रहेंगे तो ज्यादा हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जो इस भ्रांति में आके पाकिस्तान चले गए, या कई ऐसे थे कि जो जिन्ना के दबाव में डर के पाकिस्तान भाग गए, वो सब पहले क्या थे, भारतीय। तो जो भी भारतीय पाकिस्तान चले गए हैं 1 मार्च 1947, मतलब आजादी के पहले ही पहले, वो अगर भारत आएंगे तो हम उसको नागरिकता देंगे, उनको नागरिकता देंगे। मतलब कितना अच्छा। अब ये दोनों हटा दिए, बात अलग है, ये हटा दी गई। लेकिन 1 मार्च 1947, अब मोदी जिसको या बोले नागरिकता दो, आप तो बोले थे, तो ये दोनों हट गए, याद रखिएगा। 1 मार्च 1947 को जो आजादी पहले भारत से भाग गए थे वो आएंगे तो उनको हम नागरिकता देंगे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेश में शादी, व्यापार, बिजनेस, व्यापार या वहां पे जॉब कर सकता है, उसकी किसी भी तरीके से नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप सानिया मिर्जा का केस देखिए, स्वयं अली से शादी की थी, क्रिकेटर, टेनिस की वो थी, स्वयं अली क्रिकेटर पाकिस्तान का खिलाड़ी था, उससे शादी की। अब उसने भारत की नागरिकता अगर खत्म कर दी होती तो जब उसको तलाक मिला तो क्या भारत आती, भारत की नागरिकता उसकी छीन ली जाती। लेकिन उसने दिमाग का काम किया कि भविष्य में इन लोगों का भरोसा नहीं है, इन लोगों का अगर भरोसा नहीं तो भैया भारत की नागरिकता, यहाँ की नागरिकता न लो, वहां की नागरिकता बनाए रहो। तो ऐसी स्थिति में जब उसको तलाक मिला तो भारत की नागरिक फिर से वो हो गई। क्यों? क्योंकि वो विदेश में शादी की थी लेकिन वहां की नागरिकता नहीं ली थी। तो वहां की नागरिकता नहीं ली थी तो उसको भारत में नागरिकता सुरक्षित थी। तो हम आशा करते हैं कि अनुच्छेद 8 भी समझ लो। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? आप विदेश का भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में विवाह कर सकते हैं, विदेश में व्यापार कर सकते हैं, विदेश में जॉब कर सकते हैं। अगर ये सब सारी चीजें विदेश में करते हैं तो आपकी भारत से नागरिकता पर कोई तरीके का सवाल नहीं, ना नागरिकता आपकी छीन जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि अनुच्छेद 8 समझ में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है भाई कि अगर आप विदेश में शादी करके, व्यापार करके, जॉब करके वहां की नागरिकता अगर आप ले लिए, विदेश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लिए, तो आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता आपसे क्या की जाएगी? भारत की नागरिकता आपसे भैया छीन ली जाएगी। अगर भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी तो फिर याद रखिए कि फिर नागरिकता अगर आपको दोबारा लेना है तो यहाँ के कुछ नागरिकता कानून है, अधिनियम है, उनके अंतर्गत आपको नागरिकता दी जाएगी। 5 तरीके से नागरिकता के कानून, नियम है, उसको इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। अनुच्छेद 9, भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी अगर आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 हम तो समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, क्योंकि भारत में अगर लोकतंत्र है तो अनुच्छेद 10 सलामत है। अनुच्छेद 10 ये बोलता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता उससे छीनी नहीं जाएगी, उससे छीनी नहीं जाएगी।
क्यों भैया, उससे छीनी क्यों नहीं जाएगी? देखो, अगर उससे साधारण तरीके से छीन लेंगे, मोदी जी हैं, उनको लगता है कि राहुल गांधी अब हमारे अपोजिशन में हम हार जाएंगे, एक काम करो, हम इस समय सत्ता में, राहुल गांधी का नागरिकता खत्म कर दो, अखिलेश की नागरिकता खत्म कर दो। इस तरीके में विपक्ष में नेता कहाँ रहेंगे? जो पक्ष में नेता आएगा, विपक्ष के नेता की नागरिकता ही खत्म कर देगा। तो किसी भी व्यक्ति से उसके उससे साधारणतः उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कुछ कंडीशन है जिसमें आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। जैसे आपने कोई देश विरोधी कार्य कर दिया, जैसे आपने एक कमेटी बनाई और उसमें लोगों को अपने देश के प्रति उत्साह है कि भारत बेकार है, पाकिस्तान रहो, अमेरिका रहो, चीन चले जाओ, भारत में हमको इस तरीके का आतंकवाद फैलाना है, भारत में आप देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का काम, मान लीजिए आप, और दूसरा चीज, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो गई, मान लीजिए कोई विदेश से भ्रमण करने आया, उसको ही आपने गाली दे दी, आपका मानसिक स्तर अगर खराब हो गया, तो इन सब कंडीशन में मानसिक स्तर खराब हो जाए, देश विरोधी कार्य करें, ऐसी पोजीशन में आपकी नागरिकता भारत से छीन ली जाएगी। तो हम समझते हैं अनुच्छेद 10 भी आप क्या है, समझ जाओगे। अनुच्छेद 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 नागरिकता कानून बनाने का अधिकार। नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भैया? केवल और केवल संसद के पास है। संसद में किस मंत्रालय के पास है? तो आप बोलेंगे गृह मंत्रालय के पास है। जैसे मंत्रालय के पास है, देखो नागरिकता कानून बताएं, एनआरसी हो गया, एनआरसी, ये सब क्या है? नागरिकता कानून अभी लाया गया था। तो फिर से एक बात, अनुच्छेद 1 क्या है? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। अनुच्छेद 2 क्या है? भारत की संसद के पास इतनी पावर, किसी भी देशी राज्य को अपने यहाँ क्या कर सकता है? शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 3 क्या है? वो क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। यूपी से जैसे उत्तराखंड को अलग किया गया। इस तरीके से मैंने डिटेल में सारी चीजों को समझाया। मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपको समझ में आता है, इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे नागरिकता का, नागरिकता अधिनियम क्या है, 1955 में लाया गया। अभी तक 5 बार लगा, किस किस बेस पर कैसे कैसे क्या किया जाए, इसके बाद की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बहुत बहुत